गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आस्कर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा भी जाता है। व्हीटस्टोन सेतु एक जटिल परिपथ में विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने एक नियम दिया कि यदि हम चार प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के चार भुजाओं के द्वारा यदि हम ऐड कर दें और उसके जो विकर्ण हैं, दो विकर्ण होते हैं, तो उसमें एक विकर्ण को वह बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तथा जो दूसरा विकर्ण है उसमें एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इससे ये क्रम कुछ ऐसा बन जाता है कि ना तो ये श्रेणी क्रम होता है और ना ही समांतर क्रम होता है। ऐसे परिपथों को हम जटिल परिपथ कहते हैं। यानी जटिल परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक नियम दिया, जिसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का नियम कहते हैं। इनके अनुसार ये देखा गया कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास जो सेतु बना है ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें कितने प्रतिरोध टोटल लगे हैं? तो 5 प्रतिरोध। इसके सिरों को हम A, B, C, D के द्वारा डिनोट कर देते हैं। R1, R2, R3 और R4। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने बताया कि यदि इस समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात यदि अगले दो संलग्न प्रतिरोध के अनुपात के यदि बराबर हो जाए तो ये जो R5 है इस रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा शून्य हो जाती है। और अगर इस रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा शून्य हो गई तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये R1 और R2 हमारा किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। R3, R4 किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। अब जब दोनों श्रेणी क्रम में हो गया तो आसानी से R1, R2 को ऐड कर लेंगे, R3, R4 को ऐड कर लेंगे और इसके बाद समांतर क्रम में दोनों को लगा करके और परिपथ में धारा का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी बच्चों ये बताओ कि क्या अभी हम इसे श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसके द्वारा क्रम का कोई निर्धारण ही नहीं हो रहा है। और अगर क्रम का कोई निर्धारण नहीं है तो इसके लिए इन्होंने बताया कि अगर दो संलग्न प्रतिरोध का अनुपात यानी R1, R3 का अनुपात R2, R4 के अनुपात के यदि बराबर हो जाए तो बीच वाले रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यहां पे मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, यहां पे ये I5 है, R5 है, इसमें करंट का फ्लो मान लेते हैं यहां से I एंपियर होता है। तो इधर I1 गया और इधर क्या गया? I2 गया। इधर भी आपका I1 जाएगा, इधर आपका जाएगा I2। यहां जाकर के दोनों ऐड हो जाएगा, फिर I मिलेगा और I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। यानी ये पूरा कंप्लीट आपका सर्किट हुआ। ये आपको मिल गया, यहां से करंट I एंपियर निकला और लास्ट में I ही आपका
क्या होगा, लास्ट में प्राप्त होगा I बराबर किसके हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 के। इसमें करंट मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे R5 के स्थान पर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा दें, R5 के स्थान पे, रेजिस्टेंस के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, जबकि अमीटर क्या करता है, ये मेजरमेंट करके बताता है कि कितने एम्पियर की धारा उस परिपथ में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये जी IG है, इसमें करंट कितना आ रहा है, तो IG एम्पियर। इसमें हम लोग लगाएंगे किरचॉफ वोल्टता का नियम, किरचॉफ की वोल्टता का नियम। कितने बंद पास बन रहे हैं, 2 बंद पास, एक पहला ये है और दूसरा ये है। बंद पास 1 में, बंद पास 1 में, बंद पास 1 में यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होता है, और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है। देखो इसमें हम बंद पास 1 में ये परिपथ अपनाते हैं, A से किस ओर, B की ओर, B से D, D से A। इसमें देखिए इस पहले प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा है, I1, तो ये मिल गया आपको I1 इंटू क्या, R1। यहां इस डायरेक्शन में आए, धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो यहां पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस गैल्वेनोमीटर का, ये Rg होगा। अगर धारा IG है तो रेजिस्टेंस इसका Rg होगा, तो ये मिलेगा प्लस में, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं, IG इंटू Rg। यहां पर धारा की विपरीत दिशा में है तो माइनस मिलेगा I2। कितना प्रतिरोध है, R3, कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो 0 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट बना दिए। इसी प्रकार बंद पास 2 में, बंद पास 2 में हम लोग चलते हैं B से C, C से D, D से B, यानी B C D B में, B C D में, B C D B में हम लोग ये देखते हैं कि धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस होगा, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस होगा, यानी I1 इंटू R2, I1 इंटू R2 माइनस I2 इंटू R4, फिर माइनस IG इंटू RG बराबर किसके, 0 के। ये समीकरण सेकंड। हम लोग क्या सिद्ध करते हैं कि इन्होंने क्या बताया कि अगर संगत प्रतिरोध जो जुड़े हैं इसमें भुजाओं से, अगर संलग्न प्रतिरोध का अनुपात अगले संलग्न प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। हम लोग उल्टा मान के चलते हैं, यदि बीच वाले रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा शून्य हो तो इनका अनुपात आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यही चीज करते हैं कि ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें बहने वाली धारा यदि शून्य हो जाए, यानी जब IG बराबर क्या हो जाए, शून्य, तब समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, I1 R1, यहां पे पूरा डाटा 0 हो गया, माइनस I2 R3 बराबर किसके, 0 के। तो ये मिल गया I1 R1 बराबर I2 R3, ये समीकरण बन गया थर्ड। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में IG बराबर कितना रखने पर, 0, तो मिलेगा
I1 R2 माइनस I2 R4 बराबर किसके, 0 के। I1 R2 बराबर I2 R4, ये समीकरण बन गया 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण थर्ड डिवाइड बाई समीकरण 4, क्या मिल जाएगा आपको, I1 R1 डिवाइड बाई I1 R2 इक्वल I2 R3 डिवाइड बाई I2 R4। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, क्या आ गया, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। देखो लास्ट में रिजल्ट आपको क्या मिला कि अगर हम बीच वाले रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा को शून्य कर देते हैं तो इनके संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अगले संलग्न प्रतिरोध के अनुपात के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि अब ये बीच वाले रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा क्या हो गई है, शून्य हो गई है। ठीक।